in today's lecture, first of all, we will start with comprehensions. ठीक है, comprehensions के कुछ बातें हम करेंगे, कुछ comprehension solve करेंगे. Then we will move towards the our oral test, and then we will move towards the our today's class, right? So let's start with the class, and let's start with the comprehensions. देखिए, comprehensions play a very very important role in the CSET examination. ठीक है, अगर आपकी comprehension strong है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना इजी हो जाता है आपके सीसेट एग्जामिनेशन कॉम्प्रिहेंशन के बाद. अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो अगर 20 कॉम्प्रिहेंशंस आप के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर और 20 आप सही कर देते हैं, जो कि पॉसिबल है. ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल, रीजनिंग के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आए या फिर मैथमेटिक्स के जितने आए उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उतने ही सॉल्व कर रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंशन के साथ दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन का है तो 20 के 20 आप ठीक कर सकते हैं. राइट, तो दैट्स व्हाई दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, और आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन एक बार ठीक हो गया और 4-5 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ठीक हो गए और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक हो गए, तो इतना ही बस आपको चाहिए होता है. दैट्स व्हाई कॉम्प्रिहेंशन हम डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, पर इस कॉम्प्रिहेंशन का एक तरीका है करने का. राइट, कॉम्प्रिहेंशन कराए नहीं जाते, ये करे जाते हैं. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करी जाती है और प्रैक्टिस के थ्रू ही ये होते हैं. राइट, कुछ दिमाग के अंदर कुछ चीजें जो गलत हम कर देते हैं वो हम आपको बताएंगे. ठीक है, और डेली के अब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होंगे जब तक आपका एग्जाम रहेगा. तो डेली के कुछ कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको दूंगा, आपको घर से सॉल्व करके लाना है. ठीक है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और कुछ कॉम्प्रिहेंशन अपन क्या करेंगे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे. राइट, और इससे आपका एक कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो होंगे वो कवर हो जाएंगे, और दैट इज इनफ फॉर द कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो मुझे पता है कैसे मेरे को कॉम्प्रिहेंशन को लेकर चलना है. आपको इसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ रूल्स, आपको रेगुलेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन को करते वक्त. राइट, तो देखो रूल नंबर 1, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनर आपसे चाहता है. आपका फोकस चेक करना चाहता है. ठीक है, आपका ओबीडियंस देखना चाहता है. जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशंस के, ठीक है, जिसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा इन्फेरेंस वाले नहीं, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए पहले हम रूल नंबर 1 इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं. इनके अंदर ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग ये कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. अब फोकस और ओबीडियंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लो, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा. फिर मैं उसको क्रूड लैंग्वेज में बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, और आप कैसे सोचते हैं इसको और क्यों क्वेश्चन आपके गलत हो जाता है. ये देखो, सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा जो बच्चा कर रहा है उसने जीएस को बहुत डायमेंशन में पढ़ा हुआ है. उसने पॉलिटी भी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, हर चीज उसने पढ़ी हुई है, और उसका दिमाग अभी रेडी है. दिमाग उसका एक तरह से भाग रहा है, दौड़ रहा है. राइट, और अभी अभी वो जीएस पेपर 1 करके आया है ना. जो रियल सिचुएशन है वो समझना अपनी. ठीक है, अभी आप जीएस पेपर 1 करके आए हो और पूरा दिमाग आपका एक्टिव है और पूरा दिमाग आपका इसके अंदर घुसा हुआ है. अब कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आइदर इट इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी से भी रिलेटेड होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता सोसाइटी से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, है ना, विमेन सिस्टम, विमेन प्रॉब्लम से रिलेटेड, ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंशन होगा. ऐसा तो कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा जिसको आपने, जो जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा और मल्टीपल डायमेंशन में नहीं पढ़ा. कॉम्प्रिहेंशन एक लाइन बोलेगा, आपका दिमाग 4 लाइन सोचेगा. दैट इज टू श्योर. क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे बंदे हैं. अगर आप पढ़े लिखे बंदे नहीं होते, आपको विमेन इशू के बारे में नहीं पता और विमेन का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट. बट अभी क्या है, अभी आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है. और नॉलेज मींस इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, अगर नॉलेज को कंपेयर करें, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो मतलब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है. ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स को खर्च करना है बस किसी चीज के लिए. राइट, और आपने 4-5 रिसोर्स खर्च कर दिए तो दैट इज नॉट राइट. मतलब जब देखो, उसको थोड़ा समझना किस तरह का इसका इंपॉर्टेंस है, तभी जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इसके अंदर. राइट, जो क्वेश्चन में बोला गया है ना वही सत्य है, उसके अलावा और कोई भी सत्य नहीं है. जो क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज में जो दे रखा है ना, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचना है. आपको अपना फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है कि भाई इसके अलावा हम अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करेंगे कि भाई ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी हो जाएगा. इसका मतलब तो ये है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, डेवलप नेशन है. भारत की थोड़ी सी बड़ाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डेवलपिंग नेशन नहीं है, डेवलप नेशन है. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ पैसेज के अंदर, पर आपने अज्यूम कर लिया, वाह यार इतनी बड़ाई फैल गए आप, और आपने अज्यूम कर लिया कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन है.
ऐसा नहीं, जो पैसेज के अंदर दे रखा है वो ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अलावा चाहे धरती वेस्ट से निकल रही है, अगर इसमें लिख रखा है वेस्ट से निकल रही है तो वेस्ट से ही मानना पड़ेगा। मतलब घूम रही है, मतलब सूरज वेस्ट से निकल रहा है तो आपको यही मानना पड़ेगा। सूरज की जगह धरती लिख रखा है कि नहीं नहीं धरती जो है वो इससे उगती है, तो आपको वही मानना पड़ेगा जो उस पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर लिखा है अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज करेक्ट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ प्लस आपकी नॉलेज सबको साइडलाइन करो, और जो पैसेज में लिखा है उसके ऊपर फोकस करो। मतलब इतना कुछ अलग नहीं दिया जाएगा कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा, राइट। बट आप इसको एक एक्सट्रीम कंडीशंस में ये समझो कि आपको ओबीडियंस यहाँ पर फॉलो करना है। ओबीडियंस मतलब आपके ऑफिसर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में समझे कि ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, आपको वही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही चीज फॉलो करनी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वो वाला डायमेंशन आपका देख रहा है, ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड जिसको अपन बोलते हैं, नॉट डेमोक्रेटिक एप्टीट्यूड, वो नहीं देख रहा है। वो आपका और जगह देख लेगा, वो जिसमें आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, आप आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पर इनमें नहीं सोचना है साहब, कॉम्प्रिहेंशन में। तो आपने कभी कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह से नहीं देखा होगा, राइट, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, राइट। और मैं भी ऐसे कुछ करके नहीं आया हूँ। मेरे को पता है कि भाई इसके अंदर जब हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, कॉम्प्रिहेंशन के इतने एग्जाम दिए, तब हमको समझ में आया कि यार कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट रूल और सबसे पहला रूल ये है ना, जो क्रूड लैंग्वेज में बताऊं तो ये बोल रहा है एग्जामिनर, जितना बोला है उतना ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सीधी सी बात, मतलब जितना पैसेज में दे रखा है उसके हिसाब से आंसर कर बेटा। अपना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, जैसे अपन बोलते हैं ना, जितना बोला उतना कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। ये पैसेज का मेन इंपॉर्टेंट रूल है, जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अगर आपने अपना ज्यादा दिमाग लगा लिया ना, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव है तो लग सकता है, दैट इज नॉट हैविंग द प्रॉब्लम, बट व्हाट दे आर चेकिंग इज दैट कि यू आर फोकस्ड और नॉट, यू आर ओबीडियंट और नॉट, व्हाट वी आर आस्किंग यू आर फोकसिंग ऑन दैट इशू ऑल्सो ओनली और नॉट। और ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे फैल जाते हैं। जो पूछा नहीं गया है, जो बोला नहीं गया है पैसेज के अंदर, वो उस पर भी टिक लगा देंगे, हाँ यार इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन होगा। किसने बोला? हर ऑप्शन ऐसा लगेगा हाँ ये सही है, पर जो बोला गया है वो ही सही है। तो पहला यूनिवर्सल ट्रुथ पैसेज से रिलेटेड ये है कि जो जितना बोला जाए ना उतना ही दिमाग लगाओ, उससे ज्यादा दिमाग मत लगा देना। क्योंकि इट्स गुड कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचे ना, उसके 4-5 डायमेंशन आप पकड़ कर चल रहे हैं, बट यहां पर नहीं भाई। आप जीएस मीन्स के अंदर लिखो आराम से, समझ में आ रहा है? आप लॉजिक जो लगाना है आपको उसमें लगाओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बट इसके अंदर नहीं। रीजनिंग क्या दे रखे है ना अलग से क्वेश्चन, उसमें रीजनिंग करो, कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चन। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस है, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ऐसे नहीं कि इसका इन्फर क्या कर रहे हैं आप, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज डिफरेंट, दैट वी विल डील सेपरेटली। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसा बोला जा सकता है कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपका बेस्ट डायमेंशन है इस पैसेज का, इसके क्या बेस्ट आप इनमें से ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, क्या अजम्पशंस आप लेकर चल रहे हैं इसके अंदर, ऐसा चीज, ठीक है। और उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये डायमेंशन, ये रूल नंबर वन, ये रूल नंबर वन इसीलिए पढ़ा है क्योंकि ये रूल नंबर वन तो सभी क्वेश्चंस में यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, राइट। अब देखो ये लिख रहा है अपना ओवर एक्टिव दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन गलत करोगे, और एग्जामिनर थोड़ा बहुत चाहता भी है कि बच्चा देखे ओवर एक्टिव दिमाग लगाता है कि नहीं। एक फोकस, तो कुछ ना कुछ आपका चेक हो रहा है हर क्वेश्चन में। आप सोचते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है पेपर तो उसमें कुछ चेक नहीं हो रहा है, नहीं। प्रीलिम्स के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप क्या सोचते हो समाज के बारे में, आप क्या सोचते हो इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटी के बारे में, और अल्टीमेटली गरीब लोगों के बारे में, वल्नरेबल सेक्शन के बारे में, वो पूछ लिया गया तुमसे। इक्वलिटी लिबर्टी को क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं कई बार कि आप इक्वलिटी से क्या समझते हैं। आपने वो समझ दिया जो कि अमेरिका वाले समझते हैं, तो दैट विल बी ए रॉन्ग थिंग। अगर आप सोशलिज्म का डायमेंशन नहीं लेकर चले, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। वो सोशलिज्म कैपिटलिज्म से कौन अच्छा है ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा, कैपिटलिज्म अच्छा लग रहा होगा, तुम उसको टिक कर दोगे, तो दैट विल बी रॉन्ग आंसर। जो आपकी कंट्री के अंदर फॉलो हो रहा है वो आपको करना होता है, राइट। तो वो चीज आपका दिमाग टेस्ट करने का प्रीलिम्स का तरीका है। इसी तरह से पैसेज के अंदर भी आपका दिमाग कहीं ना कहीं टेस्ट हो रहा है, कितना फोकस है बच्चा।
तो जो चीज उस पैसेज में नहीं होता तो ऑप्शंस में वो जानबूझकर लिख देता है, जबकि वो पैसेज में लिखा हुआ नहीं है, पर हमें लगता है कि यार सही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमें इस तरह से अप्रोच करना है। ऐसा देखिए, मैं ये नहीं मानता कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ लो, ऐसा करने से सही होता था। हाँ ठीक है, कभी कभार किसी किसी पैसेज में सही हो जाता है, पर गलत होने की चांस है। हमारे पास पैसेज के अंदर कम से कम गलती करने का कोई भी स्कोप नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्कोप नहीं है हमारे पास कि पैसेज हमारे गलत हो गए। पैसेज गलत हो गए तो फिर सीसेट हाथ से निकल रहा है मतलब। ऐसे सोचे साहब मेरी अंग्रेजी कमजोर है, पैसेज छोड़ के चल जाता हूँ, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो मैथमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कैट वाला नहीं कर पाएगा, तुम क्या करोगे? आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक बार आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लो सारे पे क्वेश्चंस वही आ गए, बैठे रहो फिर इनको लेकर, और बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चंस। तो ऐसा हमको किसी के भी भरोसे नहीं चलना कि मैथमेटिक्स स्ट्रांग है हमारी, मैथमेटिक्स कर ली। हाँ, हमको ये देखना है जैसे पॉलिटी का पेपर होता है जीएस के अंदर, कि पॉलिटी हमेशा बचा लेती है, वैसे ही पैसेज है जिसके अंदर हमारे पास अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इसमें बच जाएंगे। पर अगर हम इसमें भी मेहनत नहीं करेंगे और मैथमेटिक्स हमारे वैसे ही हीरो बन के जाएंगे, मैथमेटिक्स कर ही लेंगे, अरे भाई पासिंग मार्क्स है, देखो तुम कैसे लेकर आते हैं। जीवन से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। सी सेट का पेपर ही अगर क्लियर नहीं करोगे तो नथिंग विल बी देयर इन योर हैंड्स। ठीक है, फिर क्या मतलब है जीएस पढ़ने का? तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको सी सेट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। और अभी बहुत समय हम करवा देंगे आपकी सी सेट के, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको करवा देंगे। कुछ एक टॉपिक्स आपको खुद को करने होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, बट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं रिसर्च करके करवा दूंगा, राइट? तो चलो, ये वाला क्वेश्चन अपन ने दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि इन अवर कंट्री रिग्रेटेबली, मतलब कि बहुत दुख की बात है, टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन हैज बीन अवर फोर्टे, बट न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ द वर्क रिक्वायर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग, डूइंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑन द सेम इशू, यूजिंग एविडेंस फॉर बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिफ्लेक्टिंग एंड आर्टिकुलेशन। ठीक है, मतलब रिग्रेटेबली कि हमारी टीचिंग तो हमारी अच्छा था, राइट, बट हम क्या कर रहे हैं कि अब नई डिमांड्स आ गई हैं इसके अंदर। अगर पहले वाला सिस्टम होता तो ठीक रहता, हमारा टीचिंग वाला मेथड ठीक था, पर अब नई डिमांड आ गई जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। बस इस पूरी लाइन का यही मतलब है, कितनी बड़ी लाइन लिखी है जिससे कि तुम पढ़ते पढ़ते ऊपर का भूल जाओ। समझ में आ रहा है? तो आपको एक पैसेज के अंदर एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना तो ऊपर का याद रखना पड़ेगा आपको, इसे भूलना नहीं पड़ेगा। वो एक हैबिट आएगी आपको पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, न्यूज़पेपर रीडिंग से, उनसे ये हैबिट आ जाती है कि आप हमेशा क्या करो, रिकॉल कर लो सेकेंड लाइन से पहले, पढ़ने से पहले ये रिकॉल कर लो कि फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट लाइन का क्रक्स क्या है। और उसके अंदर पता है आपको क्या होता है कि आप जो जैसे टॉपिक पढ़ते हैं ना, टॉपिक कोई भी कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो हम आज रिवोल्यूशनरी वाला टॉपिक करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है, कैसा आया, राइट? तो वो जब टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको कंक्लूड हमेशा करा करो अपने दिमाग में कि भाई हमने ये पढ़ा। तो दैट विल हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। कॉम्प्रिहेंशन का कोई सेपरेट सा कोर्स नहीं कि ये कोर्स बता दे, 5 तरीके बता दिए, फॉर्मूले ये कर लो, नहीं। पर ये सबसे इजी पार्ट है अगर हम देखें सीसेट का। तो यहाँ पे लिख रखा है कि हमारी कंट्री के अंदर लर्निंग ठीक थी, ठीक है, हमारा फोर्टे था, फोर्टे मतलब हमारा बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, बट लेकिन अब क्या हुआ, नई डिमांड आ गई, ये आ गया, इस तरह से हमको करना चाहिए। और हायर एजुकेशन शुड नॉट आइदर बी मियर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी और पैसिव रेस्पोंडेंट टू द पब्लिक मूड। ठीक है, हायर हायर एजुकेशन में मतलब देयर इज ए चेंज, कि ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हायर एजुकेशन नहीं चल पाए। तो पहले से लिंक हो गया ना ये दूसरा, कि हमको लिंक करते हुए चलना है। कि पहले में से लिख रखा है हमारा पहले अच्छा था, पर अब समय के साथ साथ डिमांड चेंज हो गई, तो यहाँ पर दिक्कत आ गई, राइट? अब हमारी हायर एजुकेशन पॉलिसी को अंदर एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पब्लिक जैसा बोल रही है, पब्लिक का मूड जैसा है वैसे हम कर ले, नहीं, हमको चेंज होना पड़ेगा सिस्टम के साथ, मतलब देयर इज ए चेंज इन द सिस्टम, और सिस्टम के साथ हमको चेंज होना पड़ेगा, ये इसके अंदर है, राइट? फिर लिख रखा है हायर लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रेदर देन व्हाट टू थिंक। क्या, हाउ टू थिंक कैसे थिंक करना चाहिए, व्हाट टू थिंक नहीं है अब, हाउ टू थिंक किस तरह से थिंक करना चाहिए, राइट? टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड, मतलब हमारे देश के अंदर इन अवर कंट्री टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड, ऐसा लिखा है कि हमारी कंट्री से स्पेसिफिक है, कोई वर्ल्ड की डायमेंशन इसमें नहीं कर रही। ठीक है, तो ऐसा कहीं यहाँ पर नहीं लिखा गया कि इंडिया जो है कर नहीं सकता, ये इंडिया के पास पैसे की कमी है, भाई भूखे मर रहे हैं, कैसे एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं। तो अब देखो इसके अंदर पहला है इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्या ये लिख रखा है ऐसा? हाँ, क्रिटिकल टोन है,
और इस ऑप्शन की भी क्रिटिकल टोन है, बट इट डजंट मीन्स कि ये चीज हम इंटरप्रेट कर ले अपने हिसाब से। तो हमें नहीं करनी चाहिए इंटरप्रेट ये, कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। बिकॉज रूल नंबर 1 इज दैट कि अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो लिखा हुआ है ना वही आप इसके अंदर करो। हाँ, इसमें ये जरूर लिख रखा है इन आवर कंट्री टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड, ये जरूर लिख रखा है इसके अंदर। अगर आप पहला वर्ड और लास्ट वर्ड भी पढ़ लिए इसके अंदर तो ये समझ में आ जाएगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन कंट्री शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट की नहीं बोले कि गवर्नमेंट पॉलिसी का सर्वेंट नहीं होना चाहिए और पैसिव सर्वेंट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं कर रही तो ये नहीं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी सही से करे तो ठीक ठीक हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना लिख रखा है कि गवर्नमेंट से हटा दो। ये हम यहां से इस वाले स्टेटमेंट से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट को कंट्रोल से हटा दो, प्राइवेट को दे दो, ऐसा तो नहीं लिख रखा है इसमें। गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके अंदर चेंज करो भाई, पॉलिसी एक्टिव होना चाहिए। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं आप यहां से इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो कितने अच्छे ऑप्शंस बना रखे हैं। तो ये अब ये क्यों बना रखे जिससे कि रूल नंबर 1 वायलेट करो तुम। ठीक है, रूल नंबर 1 का वायलेट करो इसलिए इसके अंदर बना रखा है। फिर क्लासरूम अप्रोच टू द हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विद। क्लासरूम हटा ही दो, कहां लिख रखा है भाई? समझ में आ रहा है? कहीं नहीं लिख रखा कि क्लासरूम को हटा ही दो। क्लासरूम अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज कर दो ड्रास्टिकली, क्लासरूम के अंदर ही और कर दो। क्या करना है हमें? हमें ये वो करना है इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करते हुए। ऐसा कोई आता ऑप्शन तो सही हो जाता, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हुए। ये डिमांड आ रही है आजकल की, ऐसा कोई स्टेटमेंट होता तो दैट विल बी करेक्ट। क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड टीचिंग टू बी री इन्वेंटेड। ये देखो, टीचिंग को री इन्वेंट करना चाहिए, उसको री इमेजिन करके वापस से कुछ उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए। भाई चेंज इसमें ये लिख रखा है चेंज होना चाहिए। पहला हमारा सिस्टम सही था, है ना, सिस्टम सही है, पर नई डिमांड है तो उसके हिसाब से हमको सिस्टम बदलना है, बस यही है इसके अंदर। और ऑप्शंस देखो कैसे कैसे पूछे गए हैं इसके अंदर। हाई चांसेस टू मेक इट रॉन्ग, अगर आप बहुत कैजुअल एटीट्यूड है आपका, फोकस्ड नहीं है, मतलब फोकस नहीं है, समझ रहे हैं, ओबीडियंट नहीं है कि जो क्वेश्चन में पूछा है वही हम आंसर के अंदर लिखेंगे, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो इसका बेस्ट जो हो सकता है वो यही हो सकता है। बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन। और हम कहें पैसेज के केस के अंदर, है ना, अगर ये होता ना कि इससे और बताओ यार इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, जब तुम कह सकते थे भाई ये सारे पॉइंट और डाल सकते थे कि यार हमको रिसोर्सेज के बारे में बात करनी चाहिए, रिसोर्सेज हमारे कंट्री। अब तुमसे पूछा नहीं है ना, और बताओ इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हो, ऐसा तो नहीं बोला है। तो काहे अपना आइडिया जबरदस्ती दे रहे हो किसी को? जो पूछा है पैसेज का सिंपल सा रोल है, जो पूछा है वो बता दो भाई, जो पैसेज के अंदर ही है। बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है कि आपको पता है कि भाई हम अपनी एजुकेशन में 3% जीडीपी का ही खर्च कर रहे हैं, हमको ज्यादा करना चाहिए, तो इससे हम ये ले आए कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि पढ़ रखा है ना तुमने, 6% बोला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, हमको यहाँ तक लेकर आना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने 4% कहा था, ये दिमाग में है तुम्हारे, तो तुम इसको लेकर जा सकते हो। तो तुम्हारा ज्यादा पढ़ना पैसेज के लिए खतरनाक हो सकता है। ये आप सबने सही करा होगा ये पैसेज, नो डाउट अबाउट दैट, बट मेरा मकसद ये है इस पैसेज से तुम्हारे आगे आने वाले पैसेज सही करवा दो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको सबको इसके अंदर समझ में आ रहा है, राइट? तो देखो इसके अंदर इस तरह से हमको देखना होगा। अब दूसरा देखो, विद रेफरेंस ऑफ द, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी डी। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? अब देखो सेकंड, विद रेफरेंस टू, अब ये चीज आप घर में बैठ के कर रहे हैं, ये ही चीज अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन में डबल प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर देगी। एक बात बिल्कुल ध्यान रखो मेरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जितनी इजीली से हम इसको पढ़ पा रहे हैं ना, उतना दिमाग उस वक्त चल नहीं रहा होगा हमारा। प्लीज जहां पर आप जा रहे हो ग्राउंड रियलिटी को ध्यान रखो। जब आप सीट पे बैठे हो 2 बजे के आसपास, है ना, 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 2 बजे तक पहुंचना होगा, तो 2:30 से लेके 4:30, ठीक है, इससे पहले तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए हो बिकॉज ऑफ द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, है ना, एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन नहीं है, चलो एंजाइटी के कारण, क्या पेपर 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 ऐसे करते करते वहां पर जाना है, ये जाना है, और सेंटर तो दिख लिया, अरे बॉक्स तो कर लिया ना, ऐसा ऐसा करके। जो मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम हो तुम्हारा एग्जामिनेशन के डे से पहले, मैं ट्राई करूंगा ऐसे, और मेरे पास टेक्निक्स हैं वो मैं आपके अंदर फीड करता रहता हूँ। कब आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सोए नहीं हो, राइट? ऐसे मानकर चलते हैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, एग्जामिनेशन सेंटर दूर है कम से कम 10 किलोमीटर,
वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है दूसरे स्टेट में आ गया हो, तब तो और भी खराब चीज है। जा रहे हो बाइक चलाते हुए, ठीक है, वहां पर पहुंच रहे हो, गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन, पसीना आ रहा है, पसीना खून जैसा लग रहा है, लहूलुहान हो गया पसीने, ठीक है। 1 घंटा पहले पहुंच गए, क्योंकि पिछली बार सुना था कि भैया एक बंदा जो था वो एग्जाम नहीं दे पाया था, 1 घंटा पहले पहुंच गए। खड़े हो, पसीना आ रहा है, कोई तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कि राजा महाराजा हो तुम्हारे लिए पंखा कर रहा होगा, कोई ऐसा नहीं। पानी पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, है ना, पानी वानी पीते रहो, ठीक है, इस तरह से करना है, राइट। फिर क्या हुआ, एग्जामिनेशन के अंदर एंटर करे, 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ, है, 9:30 ही होता है थिंक, राइट। 9:30 से लेकर 11:30 तक पेपर स्टार्ट हुआ, और तुम्हें मजा आ गया भाई, पेपर बहुत अच्छा हो गया, यू आर ओवर एक्साइटेड, बट योर आपका दिमाग जो है ना एग्जॉस्ट हो गया, और इस एक्साइटमेंट में और एग्जॉस्ट हो गया। पापा मम्मी बहन भाई भतीजा भतीजी, है ना, चाचा चाची, सबको तुमने कॉल कर दिया, अरे भाई बहुत अच्छा पेपर हो, 1 घंटा तुम्हारा यहाँ पर और बोलने में चला गया, एनर्जी सेव नहीं, ठीक है, पेपर डिस्कस कर, इतने में तुमने कहा कि यार थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, उसके अंदर क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देखते ही गलत हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब। अल्टीमेट प्रेशर ये है कि भतीजा भतीजी चाचा चाची इन सबको बोल दिया है, दिमाग खराब हो गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन फिर सोचा यार एक और देख लें, कुल बुलाट, इतने में और दिमाग खराब हो गया। इतने में फिर वहां पे छोले भटूरे मिल रहे थे, आपने छोले भटूरे खा लिए, अब आ रही है नींद, लस्सी भी पी ली। समझ मारा। अब तुमने सोचा यार कहाँ जाएंगे ये, अब आ रही है नींद, और आप सी सेट का पेपर देने बैठे हो, और आपको ये लंबे लंबे पैसेज पढ़ने, ये वाली कंडीशन में आप पैसेज पढ़ रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन सब के बाद ये वाली कंडीशन में आपका दिमाग पैसा, ऐसे नहीं कि भाई सर ने पैसेज ये खटाक से पढ़ के खटाक से कर लिया, नहीं। और इसमें आप हैरान है कि यार मेरे को झपकी भी आ रही है पढ़ते पढ़ते, और पढ़ते पढ़ते पढ़ता रह गया, पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन चौथा पढ़ा, तो पहला दूसरा तीसरा क्या था पता नहीं, समझ में आ रहा है। और ऊपर से ये टेबल क्यों हिल रही है भाई, ये टेबल बार बार हिल रही है, जीएस के पेपर में तो नहीं पता चला, अभी तुमको सारा इसके अंदर पता चल रहा है। राइट। अभी जो बता रहे हैं ना तुषार, उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यही चीज आपको करनी है। दिक्कत ये होता है आगे का, वो चीज तो मैं बताऊंगा ही ना। ये जो डायमेंशन है बीच में, आपका कंसंट्रेशन बैठा थोड़ी देर के लिए, इतने में पानी वाला आ गया, पानी पीना है किसी को। अब आपको ये समझो कि आपके पास समय की कमी है बहुत ज्यादा, आप एक पैसेज को पढ़ने में आपने, अगर तुमने एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें अगर एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगा दी, तुम्हारा पेपर छूटेगा पक्का, तुम फेल होगे सी सेट के अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पक्का फेल होगे अगर 10 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे लगा दे दो। और दैट इज वेरी इजी, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, उसको करते 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 10 मिनट लगा सकते हो, 10 मिनट के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने मिले, 60 + 45 मिनट्स, इतने बचे हैं बस। और ये कैसे जाएंगे, 10 मिनट 2-3 क्वेश्चन में लगा दिए, तो मतलब आपने अपना आधा घंटे से ज्यादा आपने खर्च कर दिया। 3 क्वेश्चन में 10 मिनट लगाना मतलब 3 क्वेश्चन, और उनके आंसर भी नहीं आएंगे लास्ट में, वो दिए इसलिए गए कि आप छोड़ना सीखें चीजों को, ठीक है। और फिर आपके पास कुछ, अब आपके कॉम्प्रिहेंशन छूटे पड़े, सब टूटा पड़ा है, हाइबर तोबड़ में जैसा हो रहा है वैसा दे दो भाई। ब्लास्ट में तो पता है क्या करोगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि ये चीजें हम लोग फेस करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम गलतियां करके हमको ऐसे नहीं कि समा भाई हम पैदा हुए थे और हमको, हमने तो साहब ऐसा पेपर किया था सी सेट का, क्या बताएं आपको, अरे भाई 200 में से 240 मार्क्स आ गए थे मेरे, तो ऐसा तो नहीं था हमारा भी, हमारे भी कई अटेम्प्ट के अंदर बिल्कुल मार्जिन में रहे, और क्यों रहे हमें पता है, हमारे हमें उतनी गलतियां पता है, समझने वाला है। और आप देखो जिसका माइंड ज्यादा डेवलप कर जाता है, और जैसे फिलोसफी ऑप्शनल था मेरा, तो फिलोसफी वाले बच्चे के लिए तो माइंड को कंट्रोल करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि वो ऐसे बहुत अच्छा लिख देगा, वो जीएस के पेपर में बहुत तरक्की कर देगा, पर जब वो उसको ऐसे बोलेंगे भाई लिमिटेड डायमेंशन में सोचो, तो उसको दिक्कत आ जाती है, फिलोसफर को दिक्कत आ जाती है। तो मार्जिन से भाई, कभी कभार तो ऐसा था कि भाई 60.666 मार्क्स चाहिए, 70 आ रहे हैं बस, और पूरे टाइम ऐसा देख रहे हैं जीएस के अंदर तो आ गए ठीक ठाक मार्क्स, अब 70 आ रहे हैं, पूरे 1 महीने तक पढ़ाई नहीं हो पा रही, 1 महीने के बाद रिजल्ट आ रहा है ना, पहले अब तो 15-20 दिन में आ जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको सोचना है कि हमें जल्दी से पढ़कर जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ना है,
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फर्स्ट क्लास सी सेट का अपन इसको अगर ऑफिशियली देखें तो फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। सी सेट के पेपर, जीएस के पेपर में ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। जीएस के पेपर फ्रेश वायर से गए देकर आ गए, और वो जीएस पे पेपर ने जो तुमसे छीन लिया ना, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एंथुजियाज्म, ठीक है, तुम्हारा वो सब चीजें, वो तुम्हें पता नहीं चला। वो सी सेट के पेपर में जब टेबल पे बैठोगे तब पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 15 मिनट तक देख नहीं पाया था कि मैं क्या करूं। मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था, पहला जो सी सेट का पेपर मैंने दिया था। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो भाई। मेरी मेरी टेप, अब मैं बताऊं आपको सिचुएशन, मैं इस टेबल पे बैठा था, ये सारी तो मेरी तो कहानी है, मैं अपनी तो कहानी सुना रहा हूँ तुम्हें, जो हमने गलतियां करी। और यहाँ पर एक टेबल खाली थी, मेरी टेबल के ऊपर पंखा नहीं था, पंखा यहाँ पर चल रहा था, कहीं ये वाला पंखा बंद था, पता नहीं क्या था, राइट। अब मेरे आ रहे हैं लगातार पसीने, और पसीना आते हैं ना, तो अब आपको दिख रहा है ऐसे ही वो पसीना नीचे जा रहा है इस तरह से शरीर के अंदर से, मुझे अभी तक याद है वो सीन, है ना। मैं उसको ऑब्जर्व करने लग गया, है ना। अब उस मेडिटेशन का भी एक रोल रहता है कि मेडिटेशन में ये सब चीजें, शरीर की ऑब्जर्वेशन आपको दिखती है। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा करता था वो विपස්සना टाइप का। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और फिर ये लिख नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने देखा ये पसीना नहीं सूखा मेरा, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने टीचर से बोला वहां पे एग्जामिनर से, सर मेरे को यहाँ पर बैठना है बिकॉज यहाँ पर पंखा चल रहा है। उसने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ा साइड में हो, मैं उठ के यहाँ पर बैठ गया सीधे, और पेपर देने का। वो आया था, आपसे मना करा था, मैंने कहा सर मेरे से मेरा मैं फेल हो जाऊंगा, वहां पर मेरा है ना पंखा नहीं चल रहा, मेरा पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, उससे रिक्वेस्ट कर। अगर मैं ये नहीं बोलता और ऐसा स्टेप नहीं उठाता तो उस वक्त फेल हो जाता। 15 मिनट निकल चुकी थी मेरी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको, मतलब अगर मैं यहाँ नहीं बैठता पक्का उस वक्त प्रीलिम्स में फेल था, जबकि जीएस में काफी अच्छा स्कोर था मेरा। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता है कि क्या हमारे साथ अभी गुजर रही है, और हमें ये नहीं देखना है कि एग्जामिनर ऐसे कह देगा इसका स्टेप उठा लो जो भी तुमको लग रहा है, राइट। उस वक्त मैंने उठा लिया, इसलिए मेरा पेपर वो सही हो गया। तब जाकर कंसंट्रेशन इस तरह से मेरा बना। तो कहने की मतलब ये है कि हमको नहीं पता ना पहले टेस्ट में क्या सिचुएशन आएगी, हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं। और आप लोग इस सिचुएशन, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे तुषार, तुम्हारा एक एक दिक्कत मैंने देखा है कि हम कुछ बता रहे होते हैं, तुम जल्दी से कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर दो। जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, पहले उसको सुनो। हमेशा क्या देखा, जब मैं तुमको कोई ज्ञान की बात बोल रहा होता हूँ तो तुमको वो सुननी नहीं है, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। ये चीजें अगर तुमको बता भी दूंगा फोर्टे का को कैसे आपको हैंडल करना है, तो तुम ये कर लोगे क्या हैंडल? ये चीज कोई नहीं बताएगा तुम्हें, और ये चीज कहीं से नहीं आएगी, एक्सपीरियंस डायरेक्टली हम बता रहे हैं आपको। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुनो चीजों को, क्या हम बोल रहे हैं, हर चीज में एक्सपीरियंस छुपा है। 6 साल की मेहनत, और ये जो हम 10-12 साल से आपको पढ़ा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस, ये छुपा हुआ है। ये आपको आ जाएगा तो आप भी बोल देना, मैं भी सुन लूंगा आपकी, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी सुन लेता। सुनना कोई बुरी चीज नहीं है, यू शुड बी ए गुड लिसनर। बातों को समझो। सिर्फ अगर सिर्फ मेहनत से और सिर्फ इंटेलिजेंसी से पेपर सॉल्व हो जाता ना, तो अभी केतन का सिलेक्शन नहीं होता प्रीलिम्स में, टू बी वेरी फ्रैंक। केतन इज नॉट सो मच इंटेलिजेंट देन आमिर, अंजलि एंड मनिंजा, तुषार, वैशाली। ये सब ज्यादा इंटेलिजेंट है केतन से, मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूँ। केतन भी को भी पता है ये चीज। बात ये कि बंदा डिसिप्लिन्ड है। तुम डिसिप्लिन्ड हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो ना, सिर्फ इंटेलिजेंस ही विल नॉट वर्क। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुमको लगता है हम तो इंटेलिजेंट है भैया, 12वीं में अच्छे नंबर आए, 90% मार्क्स आए, हम तो ऐसे उड़ा देंगे, ये हम भी सोचते थे। पर इंटेलिजेंस सिर्फ होता तो फिर हम भी एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके होते। पर केतन के पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो तुम्हारे पास फैक्टर नहीं है। उन फैक्टर्स को डेवलप करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हारे लिए एक लर्निंग हो सकती है। टीचर का सुनना, टीचर के ऊपर फेथ करना, समझ में आ रहा है? टीचर की बातें को मानना। बोल दिया डेली क्लास में आना है, लाइव तो आना है, चाहे बंदा बीमार हो चाहे कुछ भी हो। केतन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर क्लास। आपने देखा होगा, आप एक बच्चा भी बैठा होगा, केतन इज देयर। तुम में से कोई ऐसा ऐसा अपना एटीट्यूड बना पाया अभी तक? सर सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आऊंगा। अरे बोलने का जहमत नहीं उठाते आप लोग कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम मैं बोल बोल के मेरा गला दुख गया। कर रहे हो तुम डिसिप्लिन को फॉलो, जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। भगवान से भी ये थोड़ा ना देखेगा इंटेलिजेंट बंदा है इसको डाल दो भाई। वो तो सब कुछ देखेगा ना, सारा पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करेगा ना तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि हम कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे फायदा होगा, तो तुम
कहोगे कि नहीं नहीं सर शॉर्ट नोट्स तो क्या बनाए, हमको तो कुछ और टेक्निक्स अप्लाई करके हम कर लेंगे कुछ। ऐसे नहीं होगा। जो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ है, और आपके अच्छा ही समझते हैं हम, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बुरा समझेंगे, कि आपको बहुत बुरा बुरा कर दे हम, आप सेलेक्ट ना हो काश, ऐसा तो नहीं समझेंगे ना। हम जो कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहे हैं, और कोई घमंड नहीं है इस चीज का कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। और अगर आप मूर्ख है ना तो आप ऐसे सोचे कि सर तो सेल्फ पोजेस्ड हो गए, सर तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो। अगर मूर्ख हो गए तो ऐसे समझाओ, जो इंटेलिजेंट होगा, जो चीजों को समझ रहा होगा, वो समझेगा कि फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं होता कि भाई तुम जाकर चले गए। उसको पता है कि क्या पढ़ना, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सागर है, अब तुमको लग रहा है इस सागर को पूरे को पी जाऊं मैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं इस, और तुमको ये पता है ये 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 4 बाल्टी पानी पीना है बस। तुम्हें लगता है पूरा सागर पी जाऊं मैं, तुम्हें लगता है एनसीईआरटी भी पढ़ लूं, तुम्हें लगता है बिपिन चंद्रा भी पढ़ लूं, तुम्हें लगता है ये भी पढ़ लूं, उसके नोट्स भी पढ़ लूं, फलाना के नोट्स भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, 3-4 बैच और ज्वाइन कर लूं तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। कल मैंने केतन की रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजी, मैं रिकॉर्डिंग भेजता नहीं बट इसीलिए भेजी कि उसने बोला है उस रिकॉर्डिंग के अंदर कि सर देखो मैंने सिर्फ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स करा, मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स करी, मैंने सिर्फ एनवायरमेंट करा, एनवायरमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसने मॉड्यूलर बैच ज्वाइन करे हुए थे, और ऐसा भी नहीं कि जन्मों से पढ़ रहा है बच्चा, राइट, 6-7 महीने पहले हमको मिला हुआ, और पूरा हारा हुआ, पूरा हारा हुआ। आप इससे पूछ सकते पूरा हारा हुआ कि सर मैं तो मतलब कुछ नहीं कर सकता ऐसा। आज तुम सब हारे हुए हो, वो जीता हुआ है। क्यों? एटीट्यूड, एक ट्रस्ट है उसको, एक फेथ है कि हाँ कि सर हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, सर जो बोल रहे हैं वैसे का वैसे करते हैं। उस चीजें तुम में कमी है, तुमको सुनना नहीं है, तुम्हें बस एग्रेसिव रहना है। अब ठीक है 20-21 साल की उम्र में ऐसा होता है, पर वो सब चीजें फेल होके समझो तो इससे बढ़िया है अभी समझ लो ना। भागते रहना कहीं, ठहर के सोचो तो सही क्या कर रहे हो। उसने 4-5 रिसोर्सेज पढ़े, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि वो ही इज नॉट सो मच इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे केतन डज नॉट डिजर्व, पर उसका ओवरऑल एटीट्यूड के बेसिस ही इज द बेस्ट कैंडिडेट। आप सबसे बहुत अच्छा। मैं केतन से बोलूं केतन यार आज क्लास है ना फिलोसफी की क्लास, मैं 2 बजे रख लूं क्या? बोले हाँ सर रख लो कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि फिलोसफी का एक टाइम ऐसा सेट नहीं हो पाता है। तो वैसे तो 5:30 बजे का क्लास है, पर मैं, हाँ सर रख लो, कोई भी दिक्कत हो, मतलब कभी ऐसा हुआ, रेयरली, मतलब हार्डली अगर हम देखें 2-3 क्लासेस के अंदर वो लाइव नहीं आया होगा, बाकी सब में लाइव आया है। तो मर्जी आपकी है भाई। और आप देखो कि जैसे एक है, अपन ने, जैसे आपको पता है पास्कल वेगर अपन ने पढ़ा हुआ है ना, पास्कल एक साइंटिस्ट था, फिलोसफी के अंदर पढ़ा। वो ऐसे बोलता है कि कोई अथीस्ट पर्सन है ना, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, और एक थीस्ट पर्सन है, ये भगवान पे भरोसा करता है। तो थीस्ट के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। थीस्ट के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है, समझ रहे हैं? अगर मान लो सच में भगवान हुआ, मान लो भगवान है कि नहीं हमें नहीं पता, अगर सच में भगवान हुआ, अगर सच में गॉड हुआ, तो आप क्या समझेंगे? सच में गॉड है, भगवान है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो चीजें हमारे पास, हमारे तो मजे हो गए। अच्छा गॉड नहीं हुआ तो भी क्या हुआ? तो भी हमारे पास कॉन्फिडेंस तो आ गया ना, एक फेथ से हमने, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मबल आ गया, आत्मबल जिसको हम बोलते हैं, ये आ गया हमारे अंदर, ट्रस्ट आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया। ये चीजें इतनी मैटर करती हैं, इंटेलिजेंसी तो बहुत पीछे आती है इनके अंदर प्रायोरिटी में। ये चीजें अगर आपके पास है और आपने कम भी पढ़ा हुआ है, आप देखते हैं ना बच्चा 1 साल पढ़ता है और फिर सेलेक्ट होके निकल जाता है। तुम 5 साल से पढ़ते जा रहे हो, नहीं हो रहे सेलेक्ट। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका क्या हुआ, इसका नुकसान ये हुआ इसने फेथ नहीं करा था, और मान लो भगवान है, मान लो भगवान हो गया गलती से, तो फिर तो दिक्कत हो गई ना इसको। इसने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसका लॉस तो अनबियरेबल लॉस है। अगर भगवान नहीं भी है तो भी लॉस है, क्योंकि इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये अपनी लाइफ को हमेशा एक तरह सस्पिशन में ही जीता रहा, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे को तो अकेला करना है। इसके साथ है कोई, यहाँ पर आप प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट इट, यहाँ पर आपके पास जो गॉड है ना वो आपका टीचर है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
इसमें ही आपको एक्सेप्टेंस दिखाना है, इसमें बिलीव दिखाना है, इसमें फेथ दिखाना है, इसमें कॉन्फिडेंस दिखाना है आपको। इसको इसको ही ट्रस्ट करना है एग्जाम तक। उसके बाद हम पे मत करो ट्रस्ट, हमें कुछ नहीं है। और प्लीज, मूर्ख आदमी ऐसा समझेगा कि सर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए, सर तो अपने आप को भगवान मानने लग गए। ये मूर्ख आदमी की पहचान है ना, कि उसका दिमाग ऐसे चलेगा। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार बिलीव रखो। आपको जो बोल दिया, अच्छा, अगर आपको टीचर ठीक नहीं मिला तो दिक्कत है। पर यहाँ पे जो भी बैठा बच्चा है वो ये तो नहीं बोल सकता हाँ सर कुछ करे चीटिंग करे कम पढ़ाए ये करे, पर सर बुरा तो नहीं सोचेंगे हमारा, ये तो सबको पता है। इसीलिए आप यहाँ पर हो। बुरा नहीं सोचेगा ये आदमी, ये तो सबको पता है। आपको इस तरह का फेथ दिखाना पड़ेगा मेरे अंदर, मेरे नोट्स के अंदर, मेरे टेक्निक्स के अंदर, मेरे कहने पर, जैसे कि आप गॉड के अंदर फेथ दिखाते हो। तब जाकर चीजें ठीक होंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मेरे को ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। मैं तो कोर्स भगाने का होना चाहिए मेरा पर्सपेक्टिव, मैं क्यों यहाँ पर कर रहा हूँ? क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। मैं बोल रहा हूँ लाइव आओ, तो लाइव आना है फिर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइव का कुछ इंपॉर्टेंस है तभी बोल रहे हैं आपको। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पैसेज का टाइम आ गया, पैसेज अब सॉल्व करने लग जाओ, तो करने हैं सॉल्व। ऐसे नहीं कि 3 बच्चों ने कर लिए, 4 बच्चों, उन 3 का हो जाएगा सिलेक्शन। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके ऊपर तुमको एक तरह से ये चीज खुद पढ़नी है, तो वो पढ़नी है फिर तुम्हें। मैं कह रहा हूँ इस दिन टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है फिर। अब पॉलिटी का मैंने तुमको ये क्या तुमको लगता है मैं मेरे मन में कल आया पॉलिटी का 1 से 5 लेक्चर डाल देता हूँ? कल ही क्यों बताया? मैंने तुमको पहले भी बता सकता था ना, पेपर तो बना हुआ था। ये इसलिए क्योंकि भाई इसको कई बार रिवाइज कर चुके हो, अब बिना रिवीजन के भी जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये समझो। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं होगा कि सारा ही रिवाइज करके जा रहे हो। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो तुमने नहीं रिवाइज करा, पर इतना रिवाइज पहले कर लिया है कि आपको वो पता है। 1 से लेकर 5 लेक्चर तक तो बहुत बार रिवाइज कर लिया तुमने। अब इसको नहीं भी पढ़ोगे तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए तुम्हें, अंजलि, कि आज सर क्लास छोटी रख लेना बिकॉज मेरे को पॉलिटी का एकदम से सिलेबस चेंज। वो एकदम से नहीं हुआ है। एकदम से आपने पॉलिटी मैंने डाला है जानबूझकर, जिससे कि तुम बिन पढ़े उसको देकर भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्या तुमको लगता है एग्जाम से पहले इस सारे के सारे सब्जेक्ट तुम रिवाइज कर पाओगे एक दिन पहले? नहीं। तो हर चीज हम तो इतना सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, और आप उस चीज को सोच ही नहीं रहे हो। अब मेरे मेरे अकेले से करने से नहीं होगा ना भाई चीजों को, तुम सबको करना पड़ेगा। तुमको लगता है कि हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे 2x पे, 3x पे, 5x पे, तो उससे हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा। मैं भी तो 2x पे नहीं बोल सकता क्या? अभी भी तो बोल रहा हूँ 2x पे, मैं भी बोल दूं 2x पे। पर जो चीज धीरे बोलने की है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो धीरे ही बोली जाएगी ना, जिससे कि तुम्हारा दिमाग उसको कैप्चर कर सके। इतना सोचकर हम लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तुमको लग रहा है कि हम तो, और हम ओवर स्मार्ट है सर। और तुम 1.5 पे देख लो, 2 पे देख लो, 5 पे देख लो, 10 पे देख लो, जितने घंटे में लाइव क्लास कंप्लीट हुई उतने घंटे में तुम कर नहीं सकते क्लास कंप्लीट। और हम जब कह रहे हैं कि लाइव क्लास में बैठकर तुम्हें क्लास देखनी है और नोट्स बनाना है, तो ये क्या मूर्खता है कि हम सर रिकॉर्डेड देखेंगे, उसमें 2x पे चलाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे? कैसी मूर्खता है? आप लाइव क्लास में बैठो और उसी स्पीड में पढ़ाया जा रहा है जिसमें तुम नोट्स बना सकते हो। ऐसा कोई भी स्पीड ज्यादा नहीं, क्योंकि शॉर्ट ही बनाने हैं नोट्स, वो का वो थोड़े ना लिखना है। अब तुम क्या करते हो? 2x पे देख लिया, एकदम से पॉज करा। पॉज क्यों करा? जब तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो उसमें नोट्स बना लेते, फिर 2x में फिर नोट्स बना रहे हैं सब। इतना टाइम नहीं देना है नोट्स बनाने को। 5 घंटे में लेक्चर खत्म करके नोट्स बना भी लोगे तो क्या फायदा है? जैसे एग्जाम, जैसे यहाँ पर बैठो क्लास में, उसको नोट्स बना लो, कुछ रह गया तो बाद में कर दो। मंदबुद्धि थोड़ी ना हो कि भाई समझ नहीं आ रहा साहब कि 2x ये देख लिया, वो फिर ये स्मार्ट क्यों बन रहे हो? 2x पे देख लिया, हीरो बन गए तुम 2x पे देख के। जल्दी नहीं उठा जाता तो उठो भाई, क्या सिलेक्शन नहीं चाहिए क्या? क्लास का टाइम चेंज करो, तो क्लास का सबके लिए क्लास का टाइम ले तो एक दिन में मेरे को है ना, जितने बच्चे 8 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 8 क्लास लेनी पड़ेगी। और जो आते नहीं है, जो ये नहीं है, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, आधे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं क्लास में। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं कि सर हमको हमारे हिसाब से प्रकृति चलेगी, हम प्रकृति के हिसाब से क्यों चले? हम तो भगवान की संतान है। हम तो हम तो इनके वंशज है।
समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं चलेगा भाई। तुमको अपने आप को मोल्ड करना, अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तुमको लगता है आईएएस के लिए लायक हो तुम, और ये हम भी ऐसे ही थे, इसीलिए तो सेलेक्ट नहीं हुए। हमको ऐसे थोड़ा ना बोल रहे कि हम वहां पर, अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ऐसा। आप आप भाई, सर्दी मेरे लिए भी तो है ना, है ना, मेरे लिए भी है सर्दी। अब सर्दी में भी फिर मैं आज 4:30 बजे उठा हुआ है, 12 बजे सोया था, तो मैं भी तो उठ रहा हूँ ना। मेरे को तो एग्जाम भी नहीं देना, पर तुमको पढ़ाना है उसकी चिंता है मुझे। तुमको अपनी चिंता है, मुझे तुम सबकी चिंता है कलेक्टिवली। तो बार बार में ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, और यही चीजें आपका सेलेक्ट, अब आपके सामने एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। क्या तुषार इंपॉर्टेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है केतन से? सब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ना, मैं कहीं ना कहीं इन सबको इंटेलिजेंट मानता हूँ केतन से। बट केतन के जैसा एटीट्यूड तुम्हारा नहीं हो सकता, और लास्ट तक नहीं हो सकता, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका डिसिप्लिन है, जो उसका सिर्फ पढ़ने का जज्बा है। कहीं ना कहीं तुम उसके अंदर उसको लास्ट तक अप्रोच नहीं कर सकते, और दैट मैटर्स अ लॉट। तुम्हें लगता है कि हम तो इंटेलिजेंट है, हम सब कुछ कर लेंगे? नो। कई लोगों को भाषण लगा होगा, कई लोगों को लगा सर जल्दी से पढ़ा लो, ज्ञान मत बांटो, ये सब मत करो, पर दिस इज द थिंग, मैं इसको मेरा बताए बिना तुमको नहीं रह सकता, बिकॉज यही चीज इंपॉर्टेंट है। चलो, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Higher education is constantly evolving subject that needs to align towards the new development in all the sphere of society. आप देख रहे हैं चेंज 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 दिख रहा है इसमें, तो दिस इज राइट। ठीक है। दूसरा, इन अवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। ये कहाँ लिख रखा है भाई? पैसे की कमी है, ऐसा है, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते। हाँ, ये तो लिख रखा है इसके अंदर। तो सेकंड का करेक्ट आंसर विल बी ए। ऐसे अपन को देखना है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक पैसेज दे रहा हूँ, आप उस पैसेज को पढ़ें प्लीज, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट, सभी बच्चे इसी डायमेंशन से पढ़े। ठीक है, टेक योर टाइम। 2020 का ये पैसेज, दिस इज क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कल्टिवेटेड नाउ और जेनेटिकली इंजीनियर फॉर सिंगल ट्रेड, ये बोल रहा है अभी सिंगल ट्रेड के, पर फ्यूचर के अंदर
ये क्रॉप्स के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होंगे, मतलब एक पेस्टिसाइड्स के लिए हो सकती है, कुछ हो सकता है पेस्टिसाइड प्लस प्रोटीन भी ज्यादा हो उसके अंदर, है ना। तो अभी एक एक ट्रेड को पकड़ के जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, पर एक हो सकता है कि एक ही सिंगल क्रॉप में बहुत सारे के वो पेस्टिसाइड भी है, प्रोटीन भी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा है उसके अंदर, उस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो 10 बायोटेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि पहले सिंगल ट्रेड था, अब क्या हो जाएगा, अब डबल मल्टीपल ट्रेड्स वाली जीएम क्रॉप्स बन सकती है, ठीक है। तो उस अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, जैसे कि 10 बायोटेक्नोलॉजी रोल इन एग्रीकल्चर एंड रेगुलेशंस सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड सोली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द करंट जनरेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स, क्योंकि जीएम क्रॉप्स अभी सिंगल ट्रेड की बन रही है, फिर फ्यूचर के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स की जीएम क्रॉप बनेगी जिसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इंस्टेड देयर इज नीड टू टेक कॉम्प्रहेंसिव लुक, कि अब हमको क्या क्या चाहिए ये हमको देखना चाहिए, है ना, इनटू अकाउंट वेरियस एस्पेक्ट, जैसे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी देख लेने चाहिए, पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी हार्नेस्ड व्हाइल मिनिमाइजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये भी देख लेने चाहिए, गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग वेराइटीज दैट कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, नॉट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान कैन नॉट बी द ऑप्शंस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब चीजें होना चाहिए। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वेराइटी दैट कैन बी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन, नॉट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी ऑप्शन। अब देखो, क्लाइमेट चेंज को अगर आपको रोकना है और बिना बायोटेक्नोलॉजी को रोक लोगे तो ये आपका ऑप्शन नहीं। डोमेस्टिक रेगुलेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन ऑफ द ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशंस, अगर किसी से ट्रेड पॉलिसी ऑब्लिगेशन कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को ध्यान में रखो, बस इतना ही कुछ बोला गया है, ठीक है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, यस दैट इज ट्रू, यही बोल रहा है कि इवॉल्विंग है, देखो सिंगल ट्रेड से मल्टीपल ट्रेड की तरफ जा रहा है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल वैसे तो रिकॉर्ड पर कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सत्य है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है, कि हम ही अगर कह देंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी हमको यूज नहीं करनी है, बंद करो इस तरह का ये रिक्वायर्ड है, बट दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल नंबर 1। ऐसे बहुत सारे रूल अपन पढ़ेंगे बाय द वे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन शुड टेक इनटू द अकाउंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यस, कि बहुत सारे एस्पेक्ट हमको देखने चाहिए, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज वन ऑफ देम, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है। ये अप्रोच की पहले आंसर पढ़ लूं, पहले ऑप्शन पढ़ लूं फिर क्वेश्चन पढ़ लूं, दैट इज नॉट राइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये उनको भी पता है कि ऐसा करेगा बच्चा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी तुमसे, 100% एक्यूरेसी कैन नॉट बी देयर। एक दो क्वेश्चन सही होते हैं, हमको लगता है कि हाँ भाई हमको तरीका पता लग गया, नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम शॉर्टकट अपनाओगे तो वो दिक्कत आ जाएगी आप। Wider involvement of political executive in biotechnological regulations improve its effectiveness in dealing with the country's trade policy and international obligation. Yes, trade policy international obligation के बारे में बात करी गई है इसके अंदर, कि उसके हिसाब से हमको करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, राइट। पर यहाँ पर इसके अंदर देखो, वाइडर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन बायोटेक्नोलॉजी, राइट, कि बायोटेक्नोलॉजी के बायो रेगुलेशंस इंप्रूव्स इट्स इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद द कंट्रीज ट्रेड पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, क्या इसकी इफेक्टिवनेस इसके अंदर होगी, राइट, कि मतलब ऐसा ऐसा नहीं बोला ना कि भाई कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स अगर बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस के अंदर आ जाएंगे, राइट, इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद द कंट्रीज ट्रेड पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, राइट। तो मतलब इस तरह से नहीं बोला ना कि भाई ये जो इन्वॉल्वमेंट होगा, वाइडर इन्वॉल्वमेंट अगर इसके अंदर हो जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का एक्सटेंड इन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इंप्रूव्स इट्स इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद द कंट्रीज ट्रेड पॉलिसीज एंड ये देखो, इसमें ये पूछा, अब ये क्वेश्चन इसके अंदर इस तरह से गलत हो सकता है, यहाँ पर देखा होगा, डेमोक्रेटिक डेमोस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी रिव्यू इन द आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, मतलब डोमेस्टिक रेगुलेशंस हमको देखनी चाहिए, ये इसके अंदर बोला गया है ना। वैसे तो स्टेटमेंट ठीक है, पर डोमेस्टिक रेगुलेशंस को हमको देखना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमारे हमारे डोमेस्टिकली क्या क्या रेगुलेशंस है। अब भाई हमने इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से हमने कोई जीएम क्रॉप को यहाँ पर कर दी, जो कि ब्रिटेन में तो अच्छी काम कर रही है, हमारे देश में अच्छी काम नहीं कर रही है, और हमारे देश की सारी फसलें जो है ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स थी वो सब खराब हो गई, तो दैट इज नॉट राइट, ये चीज इसके अंदर बोली जा रही है। जबकि इसके अंदर ये चीज स्टेटमेंट ठीक है, पर इसके अंदर कुछ और बोला जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद द कंट्रीज ट्रेड पॉलिसी, नहीं, जब तक आप डोमेस्टिक डायमेंशन को नहीं देखोगे तब तक ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें आप कह दो कि भाई सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री मोदी करने लग जाए तो काम सही हो जाएगा, नहीं, अगर प्रधानमंत्री मोदी डोमेस्टिक रेगुलेशंस के बारे में नहीं समझ रहा है तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, ये स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है,
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर दिस इज नॉट राइट कि ज्यादा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आ जाएंगे, नहीं, ज्यादा साइंटिस्ट आ जाएंगे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा, इसमें बस लिखा डोमेस्टिक रेगुलेशन को ध्यान रखना चाहिए हम इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन के थ्रू जब जाए तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 1 and 3 ओनली इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हमको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब बात इसके अंदर देखो, 2020 में क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसको सही करा आपने, ठीक है, मान लो 1 and 3 कर दिया, बट ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। कम से कम एक और क्वेश्चन होना चाहिए ना सर, एक पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर, तो एक क्वेश्चन और हम डिमांड करते हैं, एक और क्वेश्चन नहीं दिया। तो ऐसा भी होगा कि एक पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया, एक ही क्वेश्चन उसके अंदर है, और बहुत होगा। 2020 में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अब आते हैं बट इतने नहीं कि सबके अंदर ही ऐसा हो। उसके अंदर पूरा पूरा पढ़ो और फिर एक कुछ ना कुछ सरप्राइज तो हमेशा छुपा हो रहता है। तो ऐसे अपन को देखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे आज की क्लास, क्योंकि पहली क्लास थी तो थोड़ा टाइम लगा, अब सिर्फ हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो रूल नंबर 1 कहाँ हाईलाइट हो रहा है और कुछ रूल्स और आपको समझाता हूँ, राइट। अब चलो, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।